हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल एजे फिजिक्स। सो आज हम करेंगे सॉल्यूशन ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय द आरपीएससी 2021 पेपर सेकंड, सॉरी पेपर फर्स्ट। ये थोड़ा गलत लिखा है मैं, दिस इज नॉट पेपर सेकंड, दिस इज द पेपर फर्स्ट एंड पेपर फर्स्ट का ये सेकंड पार्ट है ना। एक पार्ट हम लोग लास्ट लेक्चर में कर चुके हैं, ये सेकंड पार्ट है। लास्ट लेक्चर में हम लोग ने 8 क्वेश्चंस किए थे और ये जो है सेकंड पार्ट है, इसमें हम लोग कुछ और क्वेश्चंस आज करेंगे, ठीक है ना। इससे पहले इन्फॉर्मेशन ये है कि अगर आप लोग CSIR नेट का प्रिपरेशन करना चाहते हैं देन यू कैन ज्वाइन अनअकैडमी प्लस। वहाँ पर मैं आपको CSIR नेट का कंप्लीट प्रिपरेशन करवा दूँगा। आप लोग अगर चाहें तो ये रेफरल कोड यूज़ कर सकते हो और सब्सक्रिप्शन ले सकते हो इस रेफरल कोड को यूज़ करके, ठीक है। तो ये बहुत बेनिफिशियल है और आप कोई भी इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो आप लोग मुझे भी कॉल कर सकते हो 9992899140, ठीक है। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट लेक्चर। तो जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, a Zener diode of 40 voltage breakdown is connected, ठीक है, is connected in a series with a resistance 200 ohm, ठीक है। तो यहाँ पर ये है कि एक जो आपका जेनर डायोड है वो 200 ओम उससे कनेक्टेड है, ठीक है, रेजिस्टेंस है। इफ़ अ लोड ऑफ 2 किलो ओम इज़ कनेक्टेड अक्रॉस द जेनर डायोड, 2 किलो ओम का एक जेनर डायोड जो है वो आप लोगों ने और कनेक्ट कर रखा है। ओवर व्हाट रेंज इनपुट वोल्टेज विल बी द सर्किट। ओके, तो सिंपल सी बात है, अगर आपके पास में जेनर करंट दे रखा है उसने मैक्सिमम, ठीक है, तो जेनर डायोड के कुछ फॉर्मूलाज हैं जिससे आप लोग क्वेश्चन कर सकते हो इजीली। जैसे मान लो जो जो उसने दे रखा है पहले हम लोग वो नीचे लिख देते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल उसने जेनर डायोड का एक ब्रेकडाउन वोल्टेज दे रखा है, तो उसे हम लोग यूजुअली VZ बोलते हैं ना। ब्रेकडाउन वोल्टेज ऑफ जेनर डायोड इज सिंपली गिवन है 40 वोल्ट, ठीक है। एंड इसके अलावा और क्या गिवन है आपके सामने, रेजिस्टेंस गिवन है जो जिससे वो कनेक्टेड है, तो वो आपको RZ गिवन है ना। सो RZ कितना गिवन है बच्चों, 200 ओम, ये आपको गिवन है RZ, ठीक है। नाउ उसने एक लोड रेजिस्टेंस भी गिवन है, लोड रेजिस्टेंस को यूजुअली RL बोलते हैं, ठीक है। तो वो कितना गिवन है आपके पास में, 2 किलो ओम, ठीक है। तो स्ट्रक्चर ये है कि मतलब ऐसा है कि जैसे यहाँ पे जेनर डायोड अवेलेबल है आपके पास में, ठीक है, एंड यहाँ पर लोड यहाँ लगा होता है, यूजुअली यहाँ पर लोड लगा होता है RL। तो जो जेनर वोल्टेज होती है ना वही वोल्टेज इसके अक्रॉस आपको मिल जाती है, RL के अक्रॉस ही हमें क्या मिल जाती है, जेनर वोल्टेज मिल जाती है। ऐसा आपको पता है जेनर डायोड में ये होता है। तो अल्टीमेटली जब VZ की बात आती है तो वो हो जाएगा हमारे पास IZ, सॉरी IL RL, क्योंकि RL के अक्रॉस जो करंट फ्लो होता है ना वो IL ही होता है। सो IL एंड RL, ओके। नाउ जैसे आप ये यूज़ करेंगे, अब यहाँ पर हमारे पास ये है कि
आपको अब यहाँ पे देखना है, देखो RL तो ठीक है 2 किलो ओम है और VZ कितना है 40 वोल्ट है। सो VZ तो कितना है मेरे पास 40 वोल्ट अवेलेबल है, ठीक है। एंड RL की वैल्यू कितनी है 2 किलो ओम, 2 किलो ओम, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं सॉल्व करके और IL निकालूँ, लोड करंट निकालूँ, तो वो हो जाएगा 40/2 किलो ओम and simply this will be 20 multiply with 10 to the power minus 3 ampere and this will be 20 मिली एम्पियर, ठीक है। ओके, तो मेरे पास IL भी निकल गया। अब हमारे पास उसने क्वेश्चन दे रखा है गिवन दैट द मैक्सिमम जेनर करंट, ठीक है, वो कितना है 20 मिली एम्पियर है। तो इसको आप लिख लो यहाँ पे कि जो जेनर करंट है दैट इज IZ, वो भी कितना मैक्सिमम जेनर करंट। सो मैक्सिमम जेनर करंट विल बी 20 मिली एम्पियर, ये गिवन है आपको, है ना। तो इन शॉर्ट एक और फॉर्मूला आपको पता है कि जो IR होता है ना, IR इज इक्वल टू क्या होता है IZ प्लस IL होता है, IZ प्लस IL होता है, ठीक है। ओके, सो हाँ, तो ये हमारे पास होता है। अब ये होता कहाँ से, इधर देखो, यहाँ पर ना एक होता है R लगा होता है, यहाँ पर इनपुट वोल्टेज लगी होती है। तो हम लोग ऐसा बोल देते हैं कि यहाँ से जो आती है करंट दैट इज़ IR, वो इस नोड पर डिवाइड हो जाती है दो पार्ट में। जेनर डायोड में ऐसा होता है सिंपली। तो IR इज इक्वल टू क्या होता है IZ मैक्सिमम एंड IR। तो जब अगर मान लीजिए ये ऐसा होए, सो सपोज ये अगर मैक्सिमम है, IR अगर मैक्सिमम है, तो यहाँ पर जो IZ है वो भी मैक्सिमम होगा, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग ये निकाल सकते हैं कि IR मैक्सिमम विल बी, अब IZ मैक्सिमम तो आपको दे रखा है, जेनरल करंट कितना है 25 मिली एम्पियर, ठीक है। एंड IL अभी अभी आपने निकाला है, फिक्स है, उसकी वैल्यू कितनी है 20 मिली एम्पियर, ठीक है। देन यू कैन से दैट, सो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, ये चीज़ तो निकल गई कि ये हो गया 45 मिली एम्पियर, 45 मिली एम्पियर, ठीक है। अब अगर IR मिनिमम की बात आती है, मान लो, सो हमारे पास क्या है IR मिनिमम, ये तो 45 हो गया ना बस, हाँ, तो IR मिनिमम निकाल लो फटाफट। सो IR मिनिमम इज इक्वल टू IZ मिनिमम। IZ मिनिमम को नी करंट बोलते हैं, इसे यूजुअली क्या बोलते हैं, नी करंट भी बोलते हैं, ठीक है, प्लस IL। नी करंट का वैल्यू अगर गिवन होता है तो वो यूज़ करते हैं, बट अगर गिवन नहीं होता है तो उसको हम लोग ज़ीरो मान लेते हैं। तो दिस विल बी अप्रोक्सीमेटली IL एंड IL जो आपको गिवन है वो होता है 20 मिली एम्पियर, ओके। सो IR मैक्सिमम निकला, IR मिनिमम भी निकल गया, ठीक है, दोनों निकल गए हमारे पास। तो यहाँ से हम इजीली निकाल सकते हैं, अगर हमें इनपुट मैक्सिमम वोल्टेज चाहिए VI मैक्सिमम अगर हमें चाहिए होता है ना, सो VI मैक्सिमम कितना हो जाएगा IR मैक्सिमम मल्टीप्लाई विद द R जो आपको गिवन है, लाइक R होता है जो सीरीज में लगा होता है 200 ओम, जो भी आपको गिवन है, प्लस VZ, ठीक है।
सो दिस विल बी आई आर मैक्सिमम कितना हो गया मेरे पास 45 मिली एम्पियर। तो मिली एम्पियर मतलब होता है 10⁻³ एम्पियर। आर जो है वो है 200 ओम प्लस वी जेड है 40 वोल्टेज जो आपको गिवन है। आफ्टर सॉल्विंग दिस यू विल गेट सिंपली 49 वोल्ट। 49 वोल्ट ये आपको मिल जाएगा। सिमिलरली अगर आपको वी आई मिनिमम चाहिए मान लो, सो वी आई मिनिमम कितना हो जाएगा, आई आर मिनिमम मल्टीप्लाई विद द आर प्लस वी जेड एंड दिस विल बी आई आर मिनिमम कितना है 20 मिली एम्पियर, आर सिंपली 200, वी जेड वही है आपका ये, तो दिस विल बी सिंपली 44 वोल्ट। तो हम ये बात बोल सकते हैं कि जो इनपुट वोल्टेज है वो वेरी करेगा मिनिमम टू मैक्सिमम। सो इसका मिनिमम वैल्यू कितना है 40 वोल्ट है और इसका मैक्सिमम कितना है 49 वोल्ट है। देन दिस विल बी वेरी फ्रॉम दिस वोल्टेज टू दैट वोल्टेज। ठीक है, सिंपली है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 40 वोल्ट से लेके 49 वोल्ट इसका आंसर होगा। तो ये हो गया हमारे पास। देखो ये आपको समझाने में लंबा हो गया, बाकी आपको अगर फॉर्मूले याद है ना जेनर डायोड के तो ये बहुत जल्दी हो जाता सवाल। ये फिक्स फॉर्मूले हैं जेनर के, यूजुअली यही फॉर्मूले वर्क करते हैं जेनर में, और नॉर्मली इस तरह का ही डायग्राम जेनर डायोड के अंदर स्ट्रक्चर में बन जाता है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज a sinusoidal voltage of amplitude 5 volt is applied at the input of the circuit। ठीक है, एक 5 वोल्ट आपने इनपुट में लगाया है। ठीक है, ओके, तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा जो है बेस्ट रिप्रेजेंट ये करेगा कर्व, बेस्ट रिप्रेजेंट जो कर्व करेगा वो आपको देखना है। तो आपको साफ साफ दिख रहा है ये पैरेलल क्लीपर का सर्किट है। दिस इज दी सॉल्यूशन, सुनो ये साफ साफ लग रहा है, दिस इज दी पैरेलल क्लीपर, पैरेलल क्लीपर। ठीक है, डायग्राम आपको दिख ही रहा है, इसको देखो, इस डायग्राम को। इनपुट वोल्टेज आपको 5 वोल्ट उसने दे रखा है कि इनपुट वोल्टेज जो है वो 5 वोल्ट लगा हुआ है। तो पैरेलल क्लीपर का जो डायग्राम बनता है ना उसको सिंपली बना के देखो। मतलब हम लोग यूजुअली क्या करते हैं, डायोड को ऑन कंडीशन में लेते हैं क्लीपर के अंदर। तो पहले इसको ये बनाओ, इसका लूप लगा दो एक बार। तो इसके लूप में हम जानते हैं कि नेगेटिव से पॉजिटिव में वोल्टेज जाता है। ठीक है, तो नेगेटिव से पॉजिटिव में हम लोगों ने मान लो 5 वोल्ट को ले लिया, तो 5 वोल्ट आपका लग ही रहा है, तो नेगेटिव से पॉजिटिव में गया ये 5 वोल्ट। ठीक है, देन माइनस ये पॉजिटिव से नेगेटिव, नेगेटिव में आ जाएगा ये। तो इसका जो करंट है वो हम लोग अज्यूम कर लेते हैं वो आईडी है, आईडी करंट है एंड 1 से आ रहा है। तो ये सिंपल वोल्टेज लो है, किरचॉफ का वोल्टेज लो लगा रहा हूँ मैं। निश्चित क्रम में चलते हुए वोल्टाओं का बीजगणितीय शून्य होता है, तो वोल्टेज सम इन डेफिनेट डायरेक्शन विल बी 0। ठीक है, तो इसके अक्रॉस वोल्टेज जो भी है देखते हैं डायोड को कुछ दिया हुआ है क्या। फिगर इज दैट, तो देखो यहाँ पे क्या है 5 वोल्ट माइनस आई डी, और ये करंट यहाँ से फ्लो हो रही है 1 ओम से, और ये डायोड के अक्रॉस जो आपको वोल्टेज दे रखी है वो दे रखी है आपको 3 वोल्ट। ठीक है, सो ये भी पॉजिटिव से नेगेटिव ही जा रहा है, तो उसको भी नेगेटिव लिख देंगे हम लोग। तो माइनस का 3 वोल्ट इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से एक सिंपली बात आ रही है कि 5 माइनस 3 मतलब हो गया 2। सो 2 माइनस आई डी विल बी 0, विल बी इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हम ये बात बोल सकते हैं कि अगर 2 इज इक्वल टू आई डी हो जाएगा। ठीक है, तो अगर मान लो आई डी का वैल्यू मतलब जो करंट हम लोग दे रहे हैं उसका वैल्यू ग्रेटर देन 0 है,
ग्रेटर देन जीरो का मतलब एक तरह से फॉरवर्ड बायस हो गया आपका, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि फॉरवर्ड बायस अगर ये हो गया मान लो, इसका मतलब 2 का वैल्यू ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा। तो 2 वोल्ट के ऊपर हमारा जो आउटपुट है वो ज़ीरो हो जाएगा। क्यों ज़ीरो होगा पता है? क्योंकि ये जो डायोड है ये फॉरवर्ड बायस में आ गया, तो जो भी करंट है ना वो सब डायोड ले जाएगा। जब सारी करंट डायोड ले गया तो आउटपुट में तो कुछ भी नहीं मिलेगा ना बेटा। तो मतलब कि फॉरवर्ड बायस की स्थिति में डायोड पूरा ले जाएगा करंट और आउटपुट ज़ीरो हो जाएगा। और ये तब होगा जब 2 वोल्ट से ज़्यादा होगा मामला, ठीक है, जब 2 वोल्ट से ज़्यादा होगा। और दूसरा उल्टा देखो, अगर रिवर्स बायस में ले गया मैं मान लो मैं, तो इसका मतलब ये है कि 2 वोल्ट से कम में, और अब डायोड रिवर्स बायस में डायोड ओपन हो जाएगा, तो डायोड कोई करंट लेके नहीं जाएगा, तो आउटपुट करंट आपको परफेक्टली मिलेगा। और वो आउटपुट करंट आपको मिलेगा उतना ही जितना आपने इनपुट में दिया है। तो इनपुट में 5 है ना, तो इनपुट के बराबर का आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो अब इनमें देखते हैं साहब कौन सा ऑप्शन है जो फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस के चलते ये चीज़ शो कर रहा है। तो यहाँ तो ये बोल रहा है कि भैया फॉरवर्ड बायस में भी करंट मिलेगा, रिवर्स में भी करंट मिलेगा, तो ऑप्शन नंबर ए तो बिल्कुल वेस्ट है। यही बोल रहा है कि फॉरवर्ड बायस में तो करंट मिलेगा पूरा पूरा 5 वोल्ट तक, और रिवर्स बायस में -3 वोल्ट तक मिलेगा। क्या ऐसा कुछ है कि फॉरवर्ड बायस में 5 वोल्ट तक मिल रहा है? नहीं, हम तो ये बोल रहे हैं कि फॉरवर्ड बायस में जो है वो 0 वोल्ट मिल रहा है। तो ऑप्शन बी भी बिल्कुल गलत है। अब तीसरा ऑप्शन चेक करते हैं। फॉरवर्ड बायस में इसने बोला है कि आउटपुट जीरो होगा, बट वो तब जीरो होगा जब 2 वोल्ट से हम लोग ऊपर ऊपर वर्क कर रहे हैं, मतलब 2 वोल्ट के आसपास जीरो होगा। बिल्कुल ये हम लोग को मिल रहा है, देख लो ये 2 वोल्ट खा गया ना, ये देखो ये 2 वोल्ट ख़त्म है फॉरवर्ड बायस में, केवल 3 वोल्ट तक जा रहा है। बिल्कुल, तो 2 वोल्ट तक तो ठीक है, 2 वोल्ट तक तो वो खा जाएगा, बट 3 वोल्ट तो देगा ना आउटपुट, तो अल्टीमेटली ये सही है। और रिवर्स बायस में 5 वोल्ट तक आपको मिल रहा है। हाँ तो ठीक है, रिवर्स बायस में पूरा का पूरा 5 वोल्ट आपको मिल रहा है। हाँ ठीक है, तो ये परफेक्टली मैच कर रहा है ऑप्शन। इसमें तो फॉरवर्ड बायस में भी कुछ क्लिप हो रहा है और रिवर्स में भी क्लिप हो रहा है, तो ये गलत है, ठीक है। तो ये क्लिपर कहलाता है, जो आउटपुट में से जो इनपुट में से कुछ ना कुछ क्लिप कर लेता है। अब यहाँ पे क्लिप कितना हो गया, तो यहाँ पे आपको दिख गया कि 2 वोल्ट का क्लिप हो गया, और वो जो क्लिप हुआ है ना वो फॉरवर्ड बायस में हुआ है, मतलब ID ग्रेटर देन जीरो है ना, उस स्थिति में ये क्लिप हुआ है। तो वहाँ पर 2 वोल्ट तक आपको कोई भी आउटपुट नहीं मिलेगा। 3 वोल्ट तक तो मिलेगा, ठीक है। वो 3 वोल्ट तक इसलिए मिलेगा बिकॉज 3 वोल्ट का तो आपका ये डायोड है ना, तो पैरेलल में वोल्टेज सेम होती है, तो ये देगा आपको 3 वोल्ट। बट जो बचा हुआ 2 वोल्ट है वो आपको नहीं देगा, वो खा जाएगा, क्लिप कर जाएगा। एनीवे तो ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, पढ़ो इसको। अ सर्किट एंड अ सिग्नल अप्लाइड एट इट्स इनपुट, ठीक है। एक सर्किट दे रखा है, उसके ऊपर सिग्नल दे रखा है VI इनपुट, आर शॉन इन figure below. Which of the option correctly depicts the output waveform? Assume that both the diode and capacitor are ideal. हाँ तो ठीक है, ये भी सिंपल ही है, इसमें कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। देखो यहाँ पर आपको दे रखा है 5 वोल्ट आपका इनपुट है, ठीक है। ये क्लिप नहीं करेगा, इसे क्लैम्पर बोलते हैं। जब कैपेसिटर भी साथ में आ जाता है ना बेटा, तो डायोड अगर अकेला होता है रेजिस्टेंस के साथ तो वो क्लिपर कहलाता है, बट अगर डायोड और कैपेसिटर साथ में आ जाते हैं ना तो वो क्लैम्पर कहलाता है। तो ये क्लैम्पर सर्किट है ना बेटा। क्लैम्पर सर्किट्स को सोल्व करने के लिए यूजुअली जो है हम लोग सिद्धांत ये काम में लेते हैं कि पहले हमें ना इसको कैपेसिटर को चार्ज करना होता है बेटा। तो कैपेसिटर को चार्ज करने के लिए हम लोग को ऐसा करंट फ्लो करवाना पड़ेगा ताकि ये जो डायोड है वो
शॉर्ट सर्किट रहे और कैपेसिटर चार्ज ऐसे हो जाएगा शुरुआत में, और इस पर जो इनपुट वोल्टेज है वो पूरा, जैसे मान लो आपका 5 वोल्ट मैक्सिमम है, तो ये 5 वोल्टेज तक चार्ज हो जाएगा पूरा, है ना, ये 5 वोल्टेज तक पूरा चार्ज हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद में हम लोग हिसाब किताब करते हैं कि कैसे कैसे ये काम करेगा और कैसे कैसे काम ये नहीं करेगा। देखो, हम लोग अब कैपेसिटर को चार्ज कर दिया, तो हम लोग अब देखते हैं कि फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस में सर्किट के अंदर क्या क्या ये चीज़ वर्क करने वाली है। ठीक है, तो देखो ध्यान से। हाँ, तो हमारे पास देखो बात ये है कि हमने इसको चार्ज कर दिया। अब फॉरवर्ड बायस में हम लोग काम करेंगे ना बेटा, तो फॉरवर्ड बायस में तो हम लोग जब काम करेंगे तो इसने क्या बोला है कि 0 से यहाँ तक हम लोग 5 वोल्टेज में वर्क कर रहे हैं। ठीक है, तो फॉरवर्ड बायस मतलब कि होता है, हम लोग अगर पॉजिटिव ऑफ साइकिल में वर्क कर रहे हैं, मतलब हम लोग साइकिल को अगर ऐसा घुमाते हैं, साइकिल को अगर हम ऐसा घुमाते हैं तो डायोड का तो कोई काम रहेगा नहीं। क्यों? क्योंकि डायोड जो है वो उसमें आ जाएगा, ओपन सर्किट में आ जाएगा, पॉजिटिव ऑफ साइकिल में, रिवर्स बायस में आ जाएगा वो। ठीक है ना, तो अल्टीमेटली 5 वोल्ट इसका एंड 5 वोल्ट इसका, दोनों का 5 वोल्ट कंबाइंड हो जाएगा पॉजिटिव ऑफ साइकिल में, तो ये 10 वोल्टेज पर स्टेबल रह जाएगा। तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये 5 वोल्ट है, ये 5 वोल्ट अब कन्वर्ट हो जाएगा 10 वोल्ट में, मतलब पॉजिटिव ऑफ साइकिल में। तो ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, ये हो सकता है। और रिवर्स बायस में आप काम करोगे तो देखो, और रिवर्स बायस तो ऑब्वियस सी बात है, आपका जो नेगेटिव ऑफ साइकिल में डायोड जो है ना, वो तो वर्क करेगा तो करंट ले जाएगा, तो आउटपुट 0 हो जाएगा ना। तो यहाँ से यहाँ तक की स्थिति में आपको कोई भी आउटपुट नहीं मिलेगा, 0 आउटपुट मिलेगा। तो बिल्कुल ये परफेक्ट है, ऑप्शन नंबर 3 जो परफेक्ट है ना। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट्स ए एंड बी। क्या बोला है ए ने? द बीटा ऑफ अ डाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर डिक्रीजेज इफ द बेस विड्थ इज डिक्रीज। ठीक है, द बीटा ऑफ डाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर डिक्रीजेज डोपिंग। अच्छा, तो बीटा की डिपेंडेंसी निकालनी है ना, बीटा की डिपेंडेंसी के साथ वर्क करना है ना हमने को। देखो इधर, चलो करते हैं, बीटा की डिपेंडेंसी के साथ वर्क करना है। इसने बीटा के लिए 2 स्टेटमेंट दिए हैं, तो एक तो उसने बेस विड्थ के लिए दिया हुआ है और एक उसने दिया हुआ है कंसंट्रेशन के लिए। इधर देखो सॉल्यूशन नंबर 130 है ना, सॉल्यूशन नंबर 130 के साथ हम डील करेंगे। समझना, हम ये जानते हैं कि जो आईसी होता है उसमें बीटा आता है, मतलब कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन में जो करंट गेन है उसको बीटा बोलते हैं ना हम लोग, तो ये बीटा उसी में आता है। तो आपको ये बात पता है कि आई बी जो है वो कितना हो जाएगा, आई सी अपॉन बीटा। ठीक है ना। अब अगर मान लो बेस विड्थ आपने इंक्रीज करी, इफ मान लो इफ बेस विड्थ इंक्रीजेस, मान लो आपने बेस विड्थ इंक्रीज कर दी, बीच में जो होता है ना ये वाला, ये डाइपोल जो होता है ये वाला, इसमें यहाँ बेस होता है, यहाँ इमीटर होता है या कलेक्टर होता है। तो अगर ये विड्थ आपने इंक्रीज कर दी, मान लो बेस विड्थ, तो क्या हो जाएगा, अगर ये आपने बेस विड्थ इंक्रीज कर दी पहले की तुलना में, तो चार्ज कैरियर्स ज़्यादा रुकने लग जाएंगे। तो इमीटर से निकलने वाले चार्ज कैरियर्स ज़्यादा मात्रा में बेस पर रुकेंगे और कलेक्टर पर कम पहुंचेंगे। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, अगर कलेक्टर पर कम पहुंचेंगे देन वी विल से दैट करंट विल बी डिक्रीजेस, है ना। तो बेस विड्थ के बढ़ने से करंट की वैल्यू जो है ना वो घटती है।
क्योंकि चार्ज कैरियर्स वहाँ पर बढ़ जाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि बीटा उल्टा भी बोल सकते हो, बीटा अगर इंक्रीज होगा ना देन वी विल से दैट आई बी इज डिक्रीजेस, उल्टा वाली बात है। तो अगर करंट गेन बढ़ेगी, मतलब करंट गेन अगर बढ़ेगी तो बेस करंट घट जाएगी। करंट गेन मतलब कि ज़्यादा मात्रा में अगर आपको करंट को भेजना है तो आपको गेन बढ़ानी है ना, मतलब करंट को ज़्यादा मात्रा में आईसी पर भेजना है। तो अगर ज़्यादा मात्रा में करंट को भेजना है आईसी के ऊपर तो बेस करंट को घटाना पड़ेगा, बहुत सिंपल सी बात है। तो सो इफ़ डोपिंग कंसंट्रेशन इज इंक्रीज, दूसरा ये इफ़ doping concentration, if doping concentration is increase, if doping concentration is increased then IB is also increase, और IB अगर इंक्रीज हुआ तो बीटा क्या हो जाएगा, डिक्रीज। इस वाले फॉर्मूले में आपको दिख ही रहा है आराम से, IB इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बीटा। तो अब स्टेटमेंट्स पर ध्यान देते हैं हम लोग। स्टेटमेंट्स क्या है हमारे कि द बीटा ऑफ अ डायपोल डिक्रीज, अगर बीटा डिक्रीज है तो बेस विड्थ इंक्रीज है। बीटा अगर डिक्रीज है तो बेस विड्थ को इंक्रीज करना है। एक बार देखते हैं, ना गलत बात है। देखो बेस विड्थ अगर बढ़ेगी तो बीटा भी बढ़ेगा, बेस विड्थ अगर बढ़ेगी तो बीटा भी बढ़ेगा। तो इसने बोला है कि बीटा ऑफ ट्रांजिस्टर डिक्रीजेस देन बेस विड्थ इंक्रीजेस, तो ये गलत है। बेस विड्थ के इंक्रीज होने पर बीटा भी इंक्रीज होगा, बेस विड्थ के इंक्रीज होने पर बीटा भी इंक्रीज होगा, क्योंकि हमारे पास जो करंट है ना वो कम हो रही है, करंट कम हो रही है, इसका मतलब बीटा इंक्रीज होगा। तो ये पहला स्टेटमेंट गलत है। दूसरा क्या है, द बीटा ऑफ अ बाइब्रेशन इंक्रीजेज द डोपिंग कंसंट्रेशन इंक्रीजेज। नहीं, अगर डोपिंग कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा ना बेटा तो आई बी इंक्रीज होगा, जिससे बीटा डिक्रीज होगा। तो अल्टीमेटली अगर डोपिंग कंसंट्रेशन इंक्रीज है तो बीटा जो है ना वो डिक्रीज होता है। डोपिंग कंसंट्रेशन इंक्रीज करोगे तो उतनी ही करंट इंक्रीज होगी बेस के अंदर, और जितना बेस के अंदर करंट इंक्रीज होगा बीटा उतना डिक्रीज होगा। तो ये भी गलत है। इसका मतलब ये है कि दोनों ही स्टेटमेंट फॉल्स हैं, दोनों ही स्टेटमेंट क्या है, गलत है हमारे पास, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर एन आइडियल PNP ट्रांजिस्टर the current components are given by IEP is equal to 3 milliampere, IEN is equal to this, ICP is equal to this। ठीक है, तो एक बार याद रखना, इस तरह से आपको PNP ट्रांजिस्टर दिया हुआ है, तो ट्रांजिस्टर में जो IC करंट है मतलब कलेक्टर करंट है, वो टोटल कलेक्टर करंट जो है वो क्या है हमारे पास। देखो एक तो उसने ICP दे रखा है ना आपको, ICP कितना दे रखा है 2.99 मिली एम्पियर, और ICN कितना दे रखा है 0.0। तो पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स और नेगेटिव चार्ज 134, सॉल्यूशन नंबर 134 देखो। तो टोटल कलेक्टर करंट जो है ना पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स की वजह से और नेगेटिव चार्ज कैरियर्स की वजह से सम हो जाएगी। तो ICP कितना दे रखा है आपको, देखो यहाँ पर ICP आपको दे रखा है 2.99 और ICN दे रखा है 0.01 मिली एम्पियर। तो दोनों आपको दे रखा है, तो ये आपको दे रखा है 2.99 मिली एम्पियर और ये आपको दे रखा है 0.01 मिली एम्पियर। देन कुल मिला के ये हो जाएगा 2.991
मिली एम्पियर। ठीक है, अब आगे देखो उसने क्या बोला है, आई द लीकेज करंट। ओहो, लीकेज करंट पता है कहाँ आती है, आईसी के फॉर्मूले में। हमारे पास जो आईसी का फॉर्मूला है ना, द रिजल्टेंट आईसी विल बी इक्वल टू आईसी ड्यू टू मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स प्लस लीकेज करंट। लीकेज करंट मतलब ICBO, इसे बोलते हैं लीकेज करंट। तो यहाँ से लीकेज करंट निकाल सकते हो। आईसी का वैल्यू आप लोगों ने अभी भी निकाला है, 2.991 होता है मिली एम्पियर में, ये आईसी का वैल्यू होता है। और आईसी मेजॉरिटी जो है ना, आईसी मेजॉरिटी, तो आप देखो कि मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या हैं इसमें। इसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं होल, क्योंकि पीएनपी है ना। तो हमारे पास मेजॉरिटी में कौन है, हमारे पास मेजॉरिटी में होल्स हैं। तो जो आईसी के अंदर होल करंट है ना, मतलब पॉजिटिव चार्ज केस करंट है, वो कोई काम में आएगी। ये तो आपको फालतू में दे रखे, इनका कोई यूज़ ही नहीं है ना। तो मेजॉरिटी है 2.99 वाली करंट है, तो इसकी वैल्यू कितनी है, 2.99। तो यहाँ से हम लोग क्या निकाल सकते हैं इजीली, हम ICBO निकल जाएगा 0.001 मिली एम्पियर। बस यही तुम्हारा लीकेज करंट है। तो सिंपल ट्रांजिस्टर के फॉर्मूले हैं आईसी के, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है इसमें ना। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट। आइडियली इन अ ट्रांजिस्टर in common emitter configuration, the collector current IC for a given IV is expected to be independent of VCE for VCE greater than 0. However, for practical transistors in common emitter configuration, IC increases with increase in VC. सो दिस डेविएशन, ओ ये तो सिंपल क्वेश्चन है। मतलब आपको ये मतलब एक इफेक्ट होता है, मैं आपको समझा दूँ इसका डायरेक्ट ही आंसर है। इसे बोलते हैं अर्ली इफेक्ट। अर्ली इफेक्ट क्या होता है, इसका एक स्टेटमेंट है। जो स्टेटमेंट आपको दे रखा है ना, यही वही स्टेटमेंट है, मैं आपको लिखा दे रहा। अर्ली इफेक्ट के बारे में आप पढ़ते हो ना बुक्स के अंदर, तो वो यही बात बोलेगा आपको। अर्ली इफेक्ट क्या होता है, सॉल्यूशन ऑफ 132, सॉल्यूशन ऑफ 132। तो ये जो स्टेटमेंट है अर्ली इफेक्ट का ही है। सो द अर्ली इफेक्ट, द early effect named after its discover discoverer, जिसको जन्म दिया था ना, किसने दिया, जेम्स एम अर्ली, इन्होंने ये इफेक्ट का नाम दिया था। इज क्या है ये इफेक्ट, इज द वेरिएशन इन द इफेक्टिव विड्थ, वेरिएशन in the effective width or base in a bipolar junction transistor. Bipolar जंक्शन ट्रांजिस्टर, ठीक है। तो ये बताता है वेरिएशन इस बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, मतलब बीजेटी में वेरिएशन को शो करता है इफेक्ट ड्यू टू वेरिएशन इन द, किस वजह से होता है वेरिएशन, ड्यू टू
variation in the applied base to collector voltage. Applied base to कलेक्टर वोल्टेज। तो इस वजह से ये जो है इफ़ेक्ट आपको शो होता है और इसी वजह से ये शो इफ़ेक्ट आपको देखने को मिलता है। तो ये आपका जो है ना ट्रांजिस्टर के बारे में जो इफ़ेक्ट है, देखो ट्रांजिस्टर का इफेक्ट जनरल इफेक्ट तो होगा नहीं, क्योंकि ट्रांजिस्टर में अलग इफेक्ट वर्क करते हैं, ठीक है ना। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वैसे भी आपका वर्क करता है ट्रांजिस्टर में। शॉर्ट की जो इफेक्ट होता है वो सॉलिड्स में होता है। तो ट्रांजिस्टर को लेके जो वेरिएशन है वोल्टेजेस का, ट्रांजिस्टर के अंदर जो वेरिएशन है वोल्टेज का, बेस वोल्टेज या कलेक्टर वोल्टेज का, ये वेरिएशन जो है ये पूरा बीजेटी का इफेक्ट शो करता है, जेम्स एम अर्ली का अर्ली इफेक्ट, ठीक है। जेनर इफेक्ट जेनर डायोड में वर्क करता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है फोटोन के लिए वर्क करता है, और शॉर्ट की इफेक्ट सॉलिड में वर्क करता है। तो यहाँ ट्रांजिस्टर में तो केवल अर्ली इफेक्ट ही वर्क करेगा। तो ये सिंपल डायरेक्टली क्वेश्चन था, इसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं थी, ठीक है। अब ये है फॉर द ट्रांजिस्टर सर्किट शोन इन फिगर HFE दे रखा है, VBE दे रखा है, ट्रांजिस्टर का डायग्राम आपको दे रखा है, आपसे VCE पूछा हुआ है ना इसने। तो ये तो सिंपल ट्रांजिस्टर के फॉर्मूले फिट कर दो इसमें, तो क्या लूप एनालाइज लगा दो। तो पहले BE लूप लगा दो इसमें, ठीक है। तो BE लूप में क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ से स्टार्ट हुआ है 10 वोल्ट से, सो ये गया, ये बेस के अंदर गया, ठीक है। और ये पूरा बेस, ये BE लूप कहलाता है, दिस इज द BE लूप, है ना। तो इस ट्रांजिस्टर पहले BE लूप लगा दो, तो 10 वोल्ट जो है वो कुछ यहाँ पे सप्लाई हो जाएगा और कुछ यहाँ पे सप्लाई हो जाएगा। तो BE लूप लगाएंगे तो सुनो, ट्रांजिस्टर के BE लूप की बात करता हूँ पहले मैं। तो 10 वोल्ट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, पहला कहाँ डिस्ट्रीब्यूट होगा, इसके अक्रॉस वोल्टेज, मतलब 310 किलो ओम, और करंट है IB। सो 310 किलो ओम करंट है IB प्लस VBE का वैल्यू आपको गिवन है क्वेश्चन में ना, 0.6 वोल्ट। तो हम लोग यहाँ पर VBE यूज़ करेंगे 0.6 वोल्ट। तो यहाँ से इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेना आप लोग, तो IB का वैल्यू आ जाएगा 9.4 अपॉन, ये सॉल्व किया हुआ है, 9.4 अपॉन 310 आपको मिल जाएगा, ठीक है। दूसरा CE लूप लगा दो, तो CE लूप हमारे पास ये होता है, तो 20 वोल्ट चला, तो 20 वोल्ट डिस्ट्रीब्यूट कहाँ होगा, एक तो 5 किलो ओम के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट होगा और VCE के पास होगा। VCE का वैल्यू आपको नहीं दिया हुआ है ना, VCE का वैल्यू आपको नहीं दिया हुआ है। तो ये 20 वोल्ट आपका चला, ये 5 किलो ओम से गया IC होता हुआ, और VCE आपको नहीं दिया हुआ। अब IB तो आपने निकाल लिया, IB आपने निकाल लिया, और इसने क्या दिया हुआ है आपको, इसने VCE नहीं दिया हुआ ना, VCE तो पूछा हुआ है। तो मैं एक काम करता हूँ, इसने बीटा दिया हुआ है क्या, नहीं दिया हुआ बीटा, अच्छा HFE दिया हुआ है ना। सो HFE कितना हो जाएगा हमारे पास, 125, ठीक है ना। HFE कितना दिया हुआ है आपको, 125 दिया हुआ है। और तो अल्टीमेटली आपको ये दिया हुआ ना HFE को ही हम लोग बीटा बोलते हैं ना बेटा, HFE सिंपली कोल्ड बीटा, ओके। तो हम ये जानते हैं कि बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, IC अपॉन IB होता है। तो यहाँ से IC इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, बीटा IB,
तो यहाँ से 20 इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई विद द बीटा मतलब 125 एंड आई बी का मतलब कितना हुआ 9.4/310 प्लस वी सी ई। देन इस इक्वेशन को आप लोग सॉल्व कर लेना तो आपको वी सी मिल जाएगा 1.05 वोल्ट। देख लो 1.05 वोल्ट आपका कौन सा ऑप्शन है। आसान क्वेश्चन था ये तो। ये अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू सो मच।